जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग साइंस के सेक्शन में अब बायोलॉजी के चैप्टर्स को देखेंगे एक लाइन से। इसके जितने भी चैप्टर्स हैं मैं पार्ट बाय पार्ट में करा दूंगा। और इससे जितने भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडिया है, वो सभी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये लास्ट टाइम रिविज़न के लिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे जाकर रिविज़न कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएँ। आपको पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवेनियर्स ने। आगे है, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु, यानी कि ये आंसर इसका सही है। आगे है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, तो आंसर सी है यानी कि अरस्तु। आगे है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस। आगे है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का तो आगे हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में। आगे है, हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिस्टोरिया एलिनम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अरस्तु। आगे है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस का। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? वो हो जाएगा जीव विज्ञान। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल का यानी कि एल्गी का। आगे है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखाओं के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पारिस्थितिकी। आगे है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्लोरिकल्चर। आगे है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, वो हो जाएगा जीवाश्मों का। क्वेश्चन नंबर 17 है, वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि हॉर्टिकल्चर। आगे है, जीव तथा वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी यानी कि पारिस्थितिकी। 18 का हो जाएगा आंसर आपका बी। आगे 19 नंबर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाया जाएगा? वो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है तो वन के विकास के बारे में। आगे है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसका आंसर ए यानी कि बीज का। आगे है, एगस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? आंसर हो जाएगा घासों का। आगे है, पेडोलॉजी में अध्ययन होता है तो भूमि का। आगे क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आनुवंशिकी। 25 है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकी। 25 का डी हो जाएगा यानी कि वर्गीकी। आगे है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा यानी कि पोमोलॉजी। 27 है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पैलिनोलॉजी। 28 है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 29 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ओलोरोकल्चर। आगे क्वेश्चन नंबर 30, वार्षिकी वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर। आगे है 32, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि शारीरिक। क्वेश्चन 33 है,
पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी ए यानी कि फूफद। आगे है एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। क्वेश्चन नंबर 35 है एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी यानी कि बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में विज्ञान। आगे है 36, क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा आपका जीव द्रव्य में पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू यानी कि टिश्यू कल्चर। अब हम इसके चैप्टर 2 को देखेंगे यानी कि पादप जगत का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से किसे वर्गीक का पितामह कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि लिनियस। सिस्टम नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका भी आंसर 3 का सी हो जाएगा यानी कि लिनियस। आगे है पुष्प पादपों को रखा जाता है तो फेनरो गेम्स में। आगे है अपुष्पी पादपों को रखा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्रिप्टोगैम्स में। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी यानी कि जलीय पौधे। 7 का बी यानी कि जलीय पौधे। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के 2 शब्द से लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनावृत बीजी। आगे है जीवाणु की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ल्यूवेनहोक ने। क्वेश्चन 11 है जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। आगे है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकनिका। क्वेश्चन नंबर 14 है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छर रूपी। क्वेश्चन नंबर 15 है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस यानी कि 16 का सी हो जाएगा कोकस। क्वेश्चन नंबर 17 है एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा स्पाइरेलम। क्वेश्चन नंबर 18 है वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। आगे है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? इसका भी आंसर हो जाएगा जीवाणु। बैक्टीरिया में पाई जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोवक। आगे है 21 पाश्चर प्रसिद्ध है तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि माइकोप्लाज्मा। 23 है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 24 है मूल ग्रंथिकाओं यानी कि रूट नूडल्स पाई जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कुछ ल्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। क्वेश्चन नंबर 25 है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। इसका आंसर हो जाएगा एशेरिसिया कोलाई यानी कि एस्टेरिसिया कोलाई। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 28 है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है
एंटीबायोटिक्स यानी अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 64। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि फली। 32 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ही लेकिन हीमोग्लोबिन क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 34 है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एनाबिना। 35 है, प्रशीतन खाद प्रशिक्षण में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। क्वेश्चन 36 है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस का। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा इवानोस्की ने। क्वेश्चन 41 है, विषाणु माने जाते हैं यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में। TMV शब्द संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि विषाणुओं से। क्वेश्चन 44, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। आगे है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था तो एडवर्ड जेनर ने। 47 है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि चेचक के टीके का। आगे है 48, विषाणु वृद्धि करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जीवित कोशिका में। आगे 49, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। 50 है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा विषाणुओं में। एड्स का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी है। आगे है 52, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एड्स। आगे है, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA यानी कि 53 का ए हो जाएगा। आगे है 54, एड्स का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 54 का हो जाएगा सी यानी कि वायरस। HIV संबंधित है तो ये हो जाएगा एड्स से। आगे है, एड्स फैलता है तो शारीरिक संपर्क से। 57 है, विषाणु में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आगे है, सार्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विषाणु जनित रोग। आगे खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, ये हो जाएगा इनके विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि विषाणु। आलू में मैजोक रोगन का कारण क्या तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। आगे है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। डी यानी कि फाइकोलॉजी। आगे 64, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। 65 है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेला। आगे है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा तो शैवालों के कारण। 67 है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार
खाने से इसका इलाज होता है? क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया। आगे है केल्प प्राप्त होता है तो समुद्री शैवालों से। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा 70 का बी। आगे है 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। 72 है अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कोशिकाओं शैवाल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्लोरेला। 73 है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा शैवालों के कारण। 74 है एगार एगार किससे तैयार होता है? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल के द्वारा। 75 है वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो 76 का हो जाएगा डी यानी कि काइटिन व हेमिसेल्यूलोज को। 77 है कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? इसका आंसर हो जाएगा 77 का ए यानी कि ग्लाइकोजोन के रूप में। 78 है सभी कवक सदैव होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विविध पोषी। 78 का विविध पोषी। 79 है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। इसका आंसर हो जाएगा कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। आगे है वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोटिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि क्रोपोफिल्स। क्रोपोफिल्स। आगे है 82 निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा कवक में। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा फाइटोथोरा फाइटोपोथोरा इन्फेंसेंटिस द्वारा। आगे है डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा साइक्रोमाइसिस सेरेविसी। आगे है पेनिसिलियम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये एक कवक है। 85 का सी हो जाएगा यानी कि ये एक कवक है। आगे है 86 पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 87 है ऑर्किड प्राप्त होता है तो बी हो जाएगा यानी कि क्लेविसेप्स है। क्लेविसेप्स है। आगे है 88 औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। क्वेश्चन नंबर 89 है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाओं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 90 है यीस्ट के कायिक जनन होता है। इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? इसका आंसर हो जाएगा योगोरिक्स। आगे है LSD किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा कवक से। आगे है 93 विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेटोमाइसिस। आगे है 94 स्प्रेटोमाइसिन को किसने पृथक किया था? इसका आंसर हो जाएगा क्वाक्समैन ने। टिक्का रोग किसमें होता है? इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग यानी कि रेड रॉट डिसीज उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा। 97 है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। आगे है मशरूम क्या है? वो एक कवक है। आगे है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है?
इसका आंसर हो जाएगा 99 का सी यानी कि पेंसिलिन। क्वेश्चन नंबर 100 है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा कवक से। आगे है क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। आगे 102, एफ्लॉक्सटिन है तो कवक द्वारा उत्पन्न विष। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसेस का। आगे है 104, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्ष है, वास्तव में किसकी सहजीवी सहचर्य है? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक का। 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। 106 है, लिटमस किससे निकाला जाता है? इसका भी आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्वेश्चन 107 है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हेलोट्रिज्म। 108 है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कार्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सेक्सिकोल्स। आगे है 110, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंडोकॉर्पन। आगे है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा परमेलिया से। क्वेश्चन 112 है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी कि उभयचर कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। आगे है, जर के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। आगे है, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं तो हो जाएगा इनके लिवर, वट और मॉस। क्वेश्चन 115 है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? इसका आंसर है आपका 115 का डी यानी कि टेरिडोफाइट्स। आगे है क्वेश्चन 116, एजोला है एक तो जलीय फॉर्न। क्वेश्चन 117 है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिलोजिनेला। आगे है क्वेश्चन 118, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। क्वेश्चन 119 है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एजोला। आगे क्वेश्चन 120, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आगे है 122, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा 122 का सी यानी कि जिम्नोस्पर्म से। आगे है 123, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि चिलगोजा को। क्वेश्चन 124 है, कोरोलाइड जड़ें पाई जाती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि साइकस। आगे है 125, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? इसका आंसर भी हो जाएगा साइकस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पाइनस से। 127 है, सागो यानी कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साइकस से। आगे है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा इफ्रेडा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा जिनकांगो। आगे है, विषाणु यानी कि वायरस क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अकोशीय। आगे है, तेल प्रदूषक के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? इसका आंसर है जीवाणु विकृति।
आगे 132, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बायोलॉजी के चैप्टर 2 तक फिनिश कर लिया है। अब जो इसके चैप्टर्स हैं वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा, और ये BSSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपको ये 68 BPSC के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगले 1 से 2 महीने के बीच आपका 68 BPSC का एग्ज़ाम होना है, और वो फिक्स डेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि BPSC काफ़ी अच्छा वर्क अभी कर रहा है। और आई होप कि आप लोगों ने 68 का भी जो है फॉर्म भर लिया होगा। आप लास्ट तक का वेट ना करें कि 4 दिन बचे होंगे तो मैं करूँगा, नहीं, तब तक सारे लड़के ऐसे सोचेंगे तो सब साइड ब्लॉक हो जाता है। इस कारण से फॉर्म भरने में काफ़ी कठिनाई आती है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द भर लें। जिन लोगों ने भर लिया वो काफ़ी अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं भरा है उनके बारे में सोच ही रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, वो जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। और जितने भी आपको रिवीजन के चैप्टर्स मिल रहे हैं MCQ के थ्रू, आप उनसे रिवीजन करते जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम तक आप वेट नहीं करना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप लाइन बाय लाइन सारा करते जाएं, उसके बाद आप जब लास्ट में जब आप देखेंगे कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो गया है, तो लास्ट में आप एक बार फिर से आप उस चीज़ को रिवीजन कर लेंगे। ये नहीं कि मैंने एक बार भी रिवीजन नहीं किया है कैसे होगा, नहीं, आपको अभी से रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम को बस 2 महीने बचे हैं। और इस एग्ज़ाम में जो आप सीजल देने वाले उसमें ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन हाँ, अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना इसका बाकी है। अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और रही बात पेपर की कटिंग में, वो अक्सर होते हैं कि पहले कुछ होता है, बाद में कुछ होता है। और अभी आप देख रहे होंगे एक मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है कि एग्ज़ाम स्थगित है, ये है वो। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक फालतू के व्यूज़ के लिए या लोगों को बरगलाने के लिए ये वीडियो आई डोंट थिंक सो कि बनाना ज़रूरी होता है। आप लोग को समझ आ रहा है, आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देखते होंगे। तो जब तक कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाता तब तक मैं इस तरह किसी भी कंटेंट को अपलोड नहीं करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।